हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीजन एग्रीकल्चर एजी 511 का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भू सूचना विज्ञान को परिभाषित कीजिए। भू सूचना विज्ञान क्या होता है उसको परिभाषित कीजिए और भू सूचना विज्ञान के लाभों को लिखिए। ठीक है, तो भू सूचना विज्ञान एक अनुशासनिक अंश है। ठीक है, भू सूचना विज्ञान क्या है? एक अनुशासनिक अंश है जिसमें भूमि से संबंधित डेटा को संग्रहित, प्रबंधित और विश्लेषित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। भू सूचना विज्ञान जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक अनुशासनिक अंश है जिसमें भूमि से संबंधित जो भी डेटा है उसको संग्रहित, प्रबंधित और विश्लेषित करने के लिए विभिन्न तरीकों का यूज किया जाता है। इसमें भूमि सूचना प्रणाली, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मतलब जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, गीस मतलब जीआईएस हम बोल रहा है, जियो इन्फॉर्मेशन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल स्वेस्टिंग टाइम इंफॉर्मेटिक्स और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इतना सही तकनीक है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है? सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, उसको प्रबंधित किया जाता है, फिर उसके बाद विश्लेषित किया जाता है। ठीक है, भू सूचना विज्ञान के प्रमुख लाभों को चलिए देख लेते हैं। तो पहला लाभ इसका है सही निर्णय लेने में मदद। भू सूचना विज्ञान जो होता है वह सही निर्णय लेने में मदद करता है। कैसे? तो भू सूचना विज्ञान के उपयोग से भूमि के संप्रेषण, जलवायु और अन्य पर्यावरणीय प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया जा सकता है, जिससे नौसेना, निर्माण, कृषि और अन्य क्षेत्रों में सही निर्णय लिया जा सकता है। अगला है समस्याओं का समाधान। तो भू सूचना विज्ञान से हम विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को पहचान कर सकते हैं, जैसे कि भूकंप, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन, और इसके माध्यम से समाधान को भी ढूंढ सकते हैं। अगला है स्थानीय समुदायों को समर्थन। ठीक है, तो भू सूचना विज्ञान का उपयोग स्थानीय समुदायों को विकास की योजनाओं में सहारा प्रदान करने में भी किया जा सकता है, जिससे समुदायों को सुरक्षित, स्वस्थ और सशक्त बनाया जा सकता है। देखिए एग्जाम 8 बजे से इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। अगला है सुरक्षा मदद। तो भू सूचना विज्ञान का उपयोग सुरक्षा क्षेत्र में भी किया जा सकता है, जैसे कि सीमा सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिस्थापन और विमानन सुरक्षा में। ठीक है, तो इन सभी चीजों में इसका यूज किया जाता है, ये सब इसका लाभ है। अगला है अधिगम और शिक्षा। तो भू सूचना विज्ञान का उपयोग शिक्षा क्षेत्र में भी किया जा सकता है, जिससे विद्यार्थियों को नए और सुधारित तकनीकी दृष्टिकोण का ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है, तो यह था आप लोगों का पहला क्वेश्चन कि भू सूचना विज्ञान क्या होता है। भू सूचना विज्ञान को परिभाषित कीजिए और भू सूचना विज्ञान के प्रमुख लाभों को बताइए, जो कि एग्जाम में आएगा 100%। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भू सूचना विज्ञान क्या होता है, एक बार थोड़ा सा जल्दी से देख लीजिएगा फिर से, और लाभ मैंने बता दिया है। तो भू सूचना विज्ञान एक अनुशासनिक अंश है जिसमें भूमि से संबंधित जो भी डाटा है उसको संग्रहित किया जाता है, प्रबंधित किया जाता है और फिर विश्लेषित किया करने के लिए विभिन्न टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसमें इसमें भूमि सूचना प्रणाली, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है, ग्लोबल स्वेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेटिक्स और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है? भूमि की डाटा को संग्रहित किया जाता है, प्रबंधित किया जाता है और विश्लेषित किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उर्वरक अनुशंसा को बताइए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भू स्थानिक जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उर्वरक अनुशंसा को बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो भू स्थानिक प्रौद्योगिकी या जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उर्वरक अनुशंसा करना विभिन्न क्षेत्रों में सुधार कर सकता है और समग्र विकास में मदद कर सकता है। यह तकनीक उपयोग से विभिन्न शासन, वैज्ञानिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोगी है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उर्वरक अनुशंसा किया जा सकता है, जिसमें पहला है कृषि उत्पादन में। ठीक है, कृषि उत्पादन में तो भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि क्षेत्र में खेतों की मानचित्रण, जल स्रोतों का प्रबंधन और उर्वरकों की वितरण की योजनाओं के लिए किया जा सकता है। इससे उर्वरकों का सही समय पर, सही मात्रा में और सही स्थान प्राप्त करने में मदद मिलता है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, भू कृषि उत्पादन में उर्वरक अनुशंसा का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें हम खेतों का मानचित्रण, जल स्रोतों का प्रबंधन, उर्वरकों की वितरण योजनाओं के लिए किया जा सकता है। इसमें उर्वरकों का सही समय पर, सही मात्रा में और सही स्थान प्रदान करने में मदद मिलती है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। अगला है जल संसाधन प्रबंधन। तो भू स्थानिक तकनीक का उपयोग जल संसाधनों की मॉनिटरिंग और प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। यह जल स्रोतों को मापन, जल स्तरों का मॉनिटरिंग और जल संचार के अनुमानित पूर्वानुमान करने में मदद कर सकता है। ठीक है,
जल संसाधन प्रबंधन में भी हम लोग इससे यूज में ले सकते हैं या उर्वरक अनुशंसा का प्रयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन में भी इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो भू स्थानिक प्रौद्योगिकी से आगे बढ़कर जलवायु परिवर्तन की गहराई से समझा जा सकता है। ठीक है, भू स्थानिक प्रौद्योगिकी से आगे बढ़कर जलवायु परिवर्तन को गहराई से समझाई जा सकती है और इसके प्रभाव का निर्धारण किया जा सकता है। इससे स्थानीय स्तर पर सटीक और प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नगरीय प्रबंधन। तो भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग नगरीय क्षेत्रों के विकास और प्रबंधन में किया जा सकता है। इससे नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाई जा सकती है, जिससे नगरीय सुरक्षा, परिवहन और अन्य सेवाओं को सुधारा जा सकता है। अगला जलवायु तथा आपातकालीन प्रबंधन। तो भू स्थानिक तकनीकों का उपयोग जलवायु परिवर्तन और आपातकालीन प्रबंधन में भी किया जा सकता है, जिससे आपातकालीन स्थितियों का सही समय पर प्रबंधन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जल्दी बोलने का प्रॉब्लम जो है मैंने आप लोगों को बता दिया। 8 बजे से आप लोगों का एग्जाम है और 6 बजने वाला है, तो 6:30 तक आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंचाई के पानी में नैनो तकनीक के उपयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, सिंचाई के पानी में नैनो तकनीक के उपयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देखिए क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा हूं क्योंकि उसमें भी उसको भी लिखने में टाइम व्यर्थ होता है, इसकी वजह से। तो आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन है कि सिंचाई के पानी में नैनो तकनीक के उपयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए देखते हैं। नैनो तकनीक का उपयोग सिंचाई के पानी में एक नई दिशा स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। नैनो तकनीक जिसे नैनो साइंस भी कहा जाता है, तकनीकी और विज्ञान की शाखा है जो अणु स्तर पर काम करती है, जो कि संक्षिप्त में यहाँ पर दिया गया। चलिए देखते हैं। पहला, नैनो सेंसर का उपयोग। ठीक है, नैनो सेंसर का उपयोग। क्यों, क्वेश्चन क्या था, सिंचाई के पानी में नैनो तकनीक के उपयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। मतलब जब हम सिंचाई कर रहे हैं उस पानी में नैनो तकनीक का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। पहला, नैनो सेंसर का उपयोग। तो नैनो सेंसर को सिंचाई के पानी में इंजेक्शन करके वृष्टि, मिट्टी की नमी और अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटरों को निरीक्षण करने में मदद की जा सकती है। इससे सिंचाई की आवश्यकता को समझा जा सकता है और पानी का सही और आदर्श उपयोग किया जा सकता है। मतलब कितनी मात्रा में पौधे को पानी चाहिए, कितनी मात्रा में पौधे को पानी की आवश्यकता हो गई, इन सभी बातों के बारे में हमें जानकारी अच्छे से मिल सकती है। किससे, नैनो सेंसर के उपयोग से। अगला है नैनो मटेरियल्स। तो नैनो मटेरियल्स जैसे कि नैनो चुंबक सिंचाई से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, नैनो मटेरियल्स जो होते हैं वह नैनो मटेरियल जैसे नैनो चुंबक सिंचाई से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए उपयोगी होते हैं। ये मिट्टी की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और पानी को बेहतरीन रूप से सिंचित कर सकते हैं। ठीक है, पानी को भी बेहतरीन रूप से सिंचित कर सकते हैं। अगला है नैनो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग। नैनो बायोटेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग। देखिए एग्जाम में भी पूछता है 1 नंबर में नैनो बायोटेक्नोलॉजी। तो नैनो बायोटेक्नोलॉजी से सिंचाई प्रणाली में सुधार किया जा सकता है, जिससे पौधे को और सही मात्रा में पानी मिल सकता है। इससे खेतों की आर्थिक सुरक्षा में मदद मिलती है। ठीक है, इससे खेतों की आर्थिक सुरक्षा में मदद मिलती है। अगला है नैनो रोबोटिक्स का उपयोग। तो नैनो रोबोटिक्स से सिंचाई प्रबंधन को और भी सुगम बनाया जा सकता है। इससे स्वच्छ और सही मात्रा में पानी का वितरण तथा नियंत्रण करने में मदद मिलता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोगों को यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ भी दे सकते हैं तुरंत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन मैंने बताया। पहला क्वेश्चन बताया भू सूचना विज्ञान को परिभाषित कीजिए। भू सूचना विज्ञान के प्रमुख लाभों के बारे में बताइए। दूसरा मैंने बताया भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उर्वरक अनुशंसा को बताइए। तीसरा मैंने बताया कि सिंचाई के पानी में नैनो तकनीक का उपयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है जीपीएस क्या है। जीपीएस का कृषि में लाभ व हानि बताइए। ठीक है, जीपीएस का पूर्ण नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस क्या है, जीपीएस का कृषि में क्या लाभ है और क्या हानि, उसको बताना है। तो जीपीएस एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो दुनिया भर में स्थान की जानकारी प्रदान करता है। इसमें 24 सैटेलाइट होते हैं। कितने सैटेलाइट है इसमें? 24 सैटेलाइट्स होते हैं जो आकाश में फैले होते हैं और जीपीएस उपकरण इन सैटेलाइट से संबंधित जानकारी प्राप्त करके तथा यह जानकारी का उपयोग स्थान की सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए करता है। ठीक है, जीपीएस के माध्यम से आप लोग कहीं पर भी जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को जीपीएस पहले पढ़ाया हुआ है। इसका लाभ और हानि आप लोग पढ़ लीजिए। इसके पीछे का जो भी वीडियो मैंने बताया था यदि आप लोग उसको पढ़ लेंगे और इसको पढ़ लेंगे तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ 95% क्वेश्चन इसमें से आएगा। हर बार मैं 75 बोलता हूँ, इस बार मैं 95 बोल रहा हूँ। 95% क्वेश्चन इसमें से आएगा जितना मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूमि सूचना प्रणाली जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ योजना। ठीक है, तो जीपीएस का उपयोग कृषि में भूमि सूचना प्रणाली के साथ योजनाएं बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे खेती की सटीक स्थिति पूर्वानुमान और विवेचन किया जा सकता है।
विवेचना किया जा सकता है। किससे? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से। अगला है स्थानीय वायुमंडल और मौसम की सूचना। तो जीपीएस का उपयोग स्थानीय वायुमंडल और मौसम की सूचना प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, जिससे किसान अग्रिम योजनाएं बना सकता है और समुद्री मौसम के परिवर्तनों का समर्थन कर सकता है। हम लोग जीपीएस का लाभ देख रहे हैं, याद रखिएगा। अगला है समर्थन प्रणाली और विवेचन। तो जीपीएस से लाभ उठाकर किसान अपनी खेती की सटीक स्थिति और उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार अपने फसलों के उत्पादन प्रणाली को समर्थन कर सकता है। देखिए, मतलब इसका कहने किया है कि जिस समय यदि उसको पता चल जाएगा कि इस समय बारिश होगी, यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, तो यह फसल महंगा होगा, तो किसान उस प्रकार से अपनी फसल को बोकर उससे अधिक लाभ अर्जित कर सकता है। ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जीपीएस से लाभ उठाकर किसान अपनी खेती की सटीक स्थिति और उपभोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार फसलों की उत्पादन प्रणाली को समर्थन कर सकता है। अगला पॉइंट है औद्योगिक उपयोग विकसित करना। जीपीएस का उपयोग कृषि में औद्योगिक उपयोग विकसित करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि उर्वरकों और औद्योगिक सामग्रियों का सही वितरण तथा उपयोग। इससे क्या होगा? जीपीएस का उपयोग करके हम लोग उसमें कुछ और टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करेंगे, जितनी मात्रा में हमें उर्वरक की आवश्यकता होगी हमारे पौधे को, उतनी मात्रा में हम लोग उर्वरक की उसको पौधों को देंगे। अगला है इसकी हानि। इसकी हानि क्या है जीपीएस का? देखिए, 4 क्वेश्चन मैंने लॉन्ग वाला आप लोगों को 11 मिनट में ही बता दिया, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है। अगला है हानि। तो शीतलीकृत पूर्वानुमान में आसक्ति, ठीक है, शीतलीकृत पूर्वानुमान में आसक्ति। जीपीएस की सटीकता किसी भी समय स्थानीय स्तर पर प्रभावित हो सकती है, विशेष करके शीतलीकृत पूर्वानुमानों के लिए। मतलब जब ठंडी के समय होता है, शीत का समय होता है, वहां पर जीपीएस जो होता है वह कभी कभी गलत जानकारी भी दे देता है, ठीक है। अगला उच्च लागत। तो जीपीएस प्रणालियों की स्थापना और बनाए रखने की उच्च लागत के कारण इसका अभिनय बड़े किसानों के लिए संभावनाएं होता है, लेकिन छोटे किसानों के लिए विशेषकर विकासशील देशों में इसका अभिनय करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारा भारत जैसा देश है, यहाँ पर जीपीएस का उपयोग करना छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अगला है सुरक्षा की चुनौती। तो जीपीएस सिग्नल को बचाने के लिए सुरक्षा चुनौती पैदा हो सकती है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है ताकि गलत स्थानीय जानकारी प्रदान की जा सके, ठीक है। इससे गलत जानकारी भी प्राप्त किया जा सकता है। अगला है स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दे। तो किसान या किसी अन्य उपयोगकर्ता को स्वतंत्रता के संबंध में मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि उनकी स्थिति या गति की निगरानी किया जा रहा है, ठीक है, जिससे उनकी स्थिति या गति का निगरानी किया जा रहा है। तो यह था आप लोगों का चौथा क्वेश्चन, जीपीएस क्या है, जीपीएस का कृषि में लाभ व हानि बताइए। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 100% एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन जो मैंने बताया ना, इसमें से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आज आपके आएगा, देख के आइएगा, आप लोग बताइएगा कमेंट में। फिर अगला क्वेश्चन है फसल सिमुलेशन मॉडल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। फसल सिमुलेशन मॉडल क्या होता है, उसका संक्षिप्त परिचय देना, चलिए देखते हैं। तो फसल सिमुलेशन मॉडल एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में फसलों के विकास और उत्पादन का मॉडलिंग और पूर्वानुमान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फसल सिमुलेशन क्या है? फसल सिमुलेशन मॉडल एक तकनीकी प्रक्रिया जिसका उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में फसलों के विकास और उत्पादन का मॉडलिंग और पूर्वानुमान करने के लिए किया जाता है। यह मॉडल विभिन्न कारकों को मिलाकर फसल की विकास प्रक्रिया को समझने और समुद्रीकृत करने में मदद करता है, ताकि किसान और उपभोक्ता जो है निर्णय लेने में समर्थ हो सके, ठीक है। तो यह था फसल सिमुलेशन मॉडल क्या है, इसका परिचय चलिए देखते हैं, या कुछ फीचर या कुछ उपयोग इसके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है उसको देख लेते हैं फसल सिमुलेशन मॉडल का। तो पहला, अभिव्यक्तियों का मॉडलिंग। तो फसल सिमुलेशन मॉडल फसलों की विभिन्न विकास स्टेजेस को मॉडलिंग करने के लिए उपयोगी होता है, जैसे बीज से लेकर बुआई, पौधा का विकास और पौधे उगाई जाने तक वो क्या करता है, पौधे की मॉडलिंग करने में मदद करता है, उपयोगी होता है, ठीक है। तो फसल सिमुलेशन मॉडल फसलों के विभिन्न प्रकार स्टेजेस को मॉडलिंग करने के लिए उपयोगी होता है, जैसे बीज से लेकर बुआई तक के पौधे के विकास तक पूरी उगाई जा सके तब तक उसका मॉडलिंग करता है। अगला है अभिव्यक्तियों के प्रति प्रतिस्थापन, ठीक है। तो यह मॉडल अभिव्यक्तियों के प्रति प्रतिस्थापन की जानकारी प्रदान करने में मदद करता है, और जिससे नियोक्ता और किसान अपनी फसलों की स्थिति को समझ सकते हैं, जिससे नियोक्ता जो होते हैं वो अपनी फसलों की स्थिति को समझ सकते हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं। अगला है जलवायु और भूमि सूचना प्रणाली के साथ एकीकरण। तो ये जीआईएस जो होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, देखिए पूछ सकता है जीआईएस का फुल फॉर्म, जीपीएस का फुल फॉर्म, ठीक है, और भी कुछ फुल फॉर्म है जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पीछे। तो जलवायु और भूमि सूचना जीआईएस के साथ एकीकरण, तो इसमें जलवायु और भूमि सूचना प्रणाली की जानकारी का एकीकरण हो जाता है, जिससे सिमुलेशन मॉडल नैतिकता, भूमि प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में मदद करता है। अगला है उपयोगकर्ता द्वारा सहायक निर्णयों की अनुमति। तो फसल सिमुलेशन मॉडल उपयोगकर्ताओं को विभिन्न परिस्थितियों और परिवर्तनों की ओर ध्यान देने में सहायक होता है, ताकि उन्हें उपयुक्त निर्णय लेने में मदद कर सके, ठीक है। अगला उत्पादन पूर्वानुमान। तो फसल सिमुलेशन मॉडल उत्पादन की पूर्वानुमान करने में मदद कर सकता है, जिससे किसान और नियोक्ता बाजार आधारित रह सकते हैं और अच्छी कीमत में फसल को बेच सकते हैं। अगला है उर्वरक और पानी के सही उपयोग की योजना। तो सिमुलेशन मॉडल के माध्यम से किसान और
उपयोगिता या नियोक्ता जो होते हैं फसलों के लिए उचित उर्वरक और पानी की योजना बना सकते हैं ताकि वे संबंधित संसाधनों का सही रूप में उपयोग कर सके। ठीक है, तो यह था आप लोगों का 5 क्वेश्चन जो कि मैंने आज आप लोग बताया। इसमें से 3 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे आज के, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।